हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक रेजोनेंस देखेंगे इन एन आरएलसी सर्किट। ये कौन सा सर्किट होगा? आरएलसी सीरीज सर्किट। लेकिन यह टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि रेजोनेंस क्या होता है। और रेजोनेंस पता है, बेसिकली हर सिस्टम की ना अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर मैं उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी हो, और अगर उस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी मेरे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए ना, तो भाई रेजोनेंस आ जाती है। बेसिकली उस टाइम मेरे सिस्टम के अंदर वाइब्रेशंस मैक्सिमम हो जाती हैं। मेरी डिस्प्लेसमेंट, ओ भाई मेरे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? मैक्सिमम। इसका एग्जाम्पल, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है? अर्थक्वेक। और हमारी बिल्डिंग की ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी जरूर होती है, और जैसे ही अर्थक्वेक आता है और वो हमारी बिल्डिंग्स के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स का काम करता है, उसकी जैसे ही उसके आते ही उसकी वेव्स की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी सिस्मिक वेव्स की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन जब वो फ्रीक्वेंसी हमारे घरों की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए ना, तो हमारे घर वगैरह हिलने लगते हैं और बहुत तबाही मचती है अगर वो वैल्यू बहुत अच्छे से मैच कर जाए। और इसका एक और एग्जांपल है, जैसे ही हमारे घरों के आसपास डीजे बजते हैं और डीजे वाला बाबू जब गाने बजाता है ना, पता है क्या होता है? उसकी साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी अगर हमारे घर के शीशों की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए ना, शीशे वाइब्रेट होने लगते हैं। कभी फील किया होगा? तो आज उसी कंसेप्ट को बेस रख के हम इलेक्ट्रिक रेजोनेंस पढ़ने लगे हैं। वो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस पता है क्या? आरएलसी सीरीज सर्किट की वो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस है कि जब वो फ्रीक्वेंसी जिस केस में मेरे सर्किट में करंट कितना आ जाए? मैक्सिमम। वो फ्रीक्वेंसी जिस करके मेरे सर्किट में करंट कितना आ जाए? मैक्सिमम। और ये जो ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, ये सर्किट को मैंने जो सप्लाई दी है, ये मेरे लिए क्या काम करती है? एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और जैसे ही ये ई नॉट साइन ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी मेरे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए ना, मेरे सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। अगर थोड़ा फ्लैशबैक में चला जाए तो मेरे को लगता है हमने इसके बारे में पढ़ा था, एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा जो मेरी इंडक्टिव रिएक्टेंस थी, XC इक्वल टू 1/C ओमेगा जो मेरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी, और मेरी इंपीडेंस कैसे निकलती थी? वो भाई इंपीडेंस ट्रायंगल यूज किया था। वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने रिएक्टेंस लिखी थी, हॉरिजॉन्टल में मैंने रेजिस्टेंस लिखी थी, और मेरी हाइपोटेन्यूज क्या बताती थी? मेरी इंपीडेंस। और इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या आती थी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और लास्ट वीडियो में हमने पावर निकालनी भी सीखी थी, और किसी आरएलसी सीरीज सर्किट की पावर क्या आती थी? ईवी आईवी कोसाइन फाई। ठीक है। और करंट कैसे निकालते थे? I इक्वल टू E बाय Z। वो ये इंग्लिश में पता है क्या लिखा है? अ सर्किट इन विच LCR आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सर्किट एडमिट्स मैक्सिमम करंट corresponding to a given frequency of alternating current is called series resonating circuit। और भाई वो सर्किट और वो एलसीआर सर्किट जिसके अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, वो कौन सा सर्किट होता है? रेजोनेंट सीरीज सर्किट, एलसीआर का। जो हमने ऊपर दो इक्वेशनें देखी है ना, एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा और एक्स इक्वल टू 1/C ओमेगा। अब इसके मैं ग्राफ्स बनाने लगाऊं, और इसके ग्राफ्स के बीच में से आपको रेजोनेंस का कंसेप्ट समझाऊंगा। और हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या थी? एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा। वो जैसी मेरी फ्रीक्वेंसी, वो जैसी मेरी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी ना, तो वैसे ही मेरी इंडक्टेंस, मेरी रिएक्टिव इंडक्टेंस जो होगी वो भी इंक्रीज करेगी। जो मेरी इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी ना, बेसिकली वो भी मेरी इंक्रीज करेगी, मतलब मेरा एक्सएल इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन ओमेगा। और अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, और जैसी मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और ये मेरी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। ये किस तरह का ग्राफ बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह। x इक्वल टू 1/y की तरह ग्राफ बनेगा, और XC कितना है यहाँ पे? इक्वल टू 1/C ओमेगा। जैसी मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और इन्फिनिटी को टेंड करेगी, मेरी XC कितनी हो जाएगी? ऑलमोस्ट 0। और अगर
गलती से मैं इन दोनों ग्राफ को सुपर इंपोज कर दूं और इस तरह बना दूं, तो एक वैल्यू आएगी जहां पे मेरा एक्सएल इक्वल टू एक्ससी बन जाएगा। और वो वैल्यू जिसके ऊपर मेरा एक्सएल इक्वल टू एक्ससी अगर हो जाए ना, तो वो रेजोनेंस की कंडीशन है इलेक्ट्रिक सर्किट में। वो वैल्यू जिसके अंदर मेरा एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाए ना, वो मेरी इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की कंडीशन है एलसीआर सीरीज सर्किट में। और हमें पता है हमारा करंट क्या आ रहा था, E बाय जेड, लेकिन इस केस में कितना हो जाएगा, E बाय आर। पता है कैसे, वो Z का फॉर्मूला था अंडर रूट आर स्क्र प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्र। वो अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो ही गया तो भाई ये तो कट जाएगा, मौज लग जाएगी इसकी, और आर बार आके सीधा बच जाएगा, आर स्क्र का अंडर रूट के बाद बाहर आके क्या बच जाएगा, आर। और अगर इसका थ्योरेटिकली या क्वालिटेटिव मैनर में समझना चाहते हो, वो ये है कि अगर मेरे आर स्क्र में कुछ ऐड ही ना हो तो भाई ये मिनिमम वैल्यू बन जाएगी मेरे आर की, तो इंपिडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे, मिनिमम। वो क्यों, वो अगर मेरी ओमेगा की वैल्यू कम हो, अगर ओमेगा की वैल्यू कम हो तो मेरा सिस्टम कौन सा बनेगा, कैपेसिटर डोमिनेटिव। ठीक है, अगर कैपेसिटर डोमिनेटिव बनेगा तो भी ये वैल्यू स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मेरा सिस्टम इंडक्टर डोमिनेंट हो तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी जेड की, जब मेरी ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए। और जब मेरा ये ग्राफ कुछ इस तरह बन जाए, ये मेरा इंपिडेंस हो और ये मेरा ओमेगा हो या न्यू हो, ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा जहां पे ये वैल्यू जो आएगी ये मिनिमम इंपिडेंस बताएगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू आर। लेकिन ये किसके अंदर होगा, आरएलसी सीरीज सर्किट में। ठीक है, और अगर यहां से मैं टेंजेंट फाई निकाल लूं एक्सएल को एक्सी के बराबर रख के, वो टेंजेंट फाई पता क्या था, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, तो वो कितना हो जाएगा, 0। तो फाई कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। और भाई इस चीज को बेस रख के हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे हमारे घरों में जो टीवी होते हैं ना, या जो रेडियो होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं। हम इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या रखते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या रखते हैं, सिस्टम में पावर कितनी जनरेट होती है, पावर कितनी डिसिपेट होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।